नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। हरावाला पहुंचे सीएम धामी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया, जिसमें पीएम मोदी ने वर्चुअली 75 पुनर्विकसित अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार में विकास तेजी से हो रहा है। प्रधानमंत्री बनने के बाद 28 बार जिन्होंने देवभूमि उत्तराखंड की यात्रा की है, ये उनका लगाव दिखता है। और अभी दुनिया के देशों में गए तो हमारे राज्य की ब्रह्म कमल की टोपी और हमारे यहाँ का ऐपण, जो हमारी संस्कृति, हमारी विरासत को पूरी दुनिया के सामने, हमारी सांस्कृतिक विरासत को ले जाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता राष्ट्र श्री आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी तथा रेल मंत्री जी श्री अश्विनी वैष्णव जी का मैं देवभूमि उत्तराखंड की समस्त देवतुल्य जनता की ओर से पुनर्विकसित हर्रावाला रेलवे स्टेशन की इस महत्वपूर्ण सौगात के लिए मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि ये रेलवे स्टेशन, अभी माननीय राज्यपाल महोदय कह रहे थे कि पूरी तरह से बदल गया। जब हम ऊपर से हेलीकॉप्टर से भी जाते हैं, दिखते हैं, तो क्या शानदार इसका नवनिर्माण, पुनर्निर्माण हो गया है। और आज का ये दिन उत्तराखंड सहित पूरे देश के लिए ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण है, क्योंकि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से देश भर में 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों को आज राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है, जनता की सेवा में समर्पित किया जा रहा है, जो विकसित भारत के निर्माण के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। और ये हमारे लिए बहुत गर्व और खुशी की बात है कि इन 75 स्टेशनों में से एक हमारे राज्य का स्टेशन हर्रावाला स्टेशन भी उसमें सम्मिलित है। लगभग 19 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्विकसित इस स्टेशन का वास्तुशिल्प दून घाटी की प्राकृतिक सुंदरता एवं सांस्कृतिक विरासत से प्रेरित है, जो इसको और भी अधिक सुंदर बनाता है, लोगों को आकर्षित करता है। देवभूमि की जो प्रकृति है उसके प्रति जुड़ाव लोगों को महसूस कराता है। यहाँ परिसर में उत्तराखंड की जो पारंपरिक ऐपण कला है उसको स्थान देकर आधुनिकता और हमारी सांस्कृतिक विरासत का एक शानदार और सुंदर समन्वय स्थापित किया गया है। स्टेशन पर विकसित की गई अत्याधुनिक सुविधाएं यात्रियों को सुविधाजनक एवं आरामदायक बनाएगी, उनकी यात्रा को सुगम बनाएगी। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत का रेलवे स्वर्णिम युग की ओर अग्रसर है। आज जहां एक ओर ब्रॉड गेज रेल लाइनों पर मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग समाप्त करके भारतीय रेलवे को पहले से कहीं और अधिक सुरक्षित बनाया गया है, वहीं रेलवे की जो गति है, क्षमता है और तकनीकी दक्षता, उसमें भी अभूतपूर्व रूप से वृद्धि की गई है। आज आत्मनिर्भर भारत की पहचान बन चुकी। वंदे भारत, नमो भारत जैसी अत्याधुनिक मेड इन इंडिया ट्रेनें आत्मनिर्भर भारत की नई पहचान बन रही है। भारत विकसित होने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड के दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों तक रेल पहुंचाने का हमारा संकल्प व स्वप्न साकार हो रहा है, वह आगे बढ़ रहा है। इसके अंतर्गत ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का 75% से अधिक निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है। और ये परियोजना केवल रेल संपर्क नहीं बढ़ाएगी, बल्कि हमारे उत्तराखंड और विशेष रूप से गढ़वाल क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक और पर्यटन विकास को नई गति प्रदान करेगी। इसके साथ ही रोजगार को भी नई गति मिलेगी, स्वरोजगार को भी गति मिलेगी, आने वाले हमारे पर्यटकों को भी बहुत सुविधा मिलने वाली है। और अभी भी प्रत्यक्ष रूप से 2000 से अधिक नौजवान युवा सीधे सीधे इस रेल परियोजना के बनने के कारण
रोजगार से जुड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखंड को जो 2 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात मिली है, उनसे उत्तराखंड आने वाले यात्रियों और पर्यटकों को बहुत सुविधा मिल रही है। इसके साथ साथ अन्य भी बहुत सारी रेलगाड़ियां यहाँ से चली हैं, जिनकी भी हम मांग करते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, रेल मंत्री जी से। सारी गाड़ियां वो हमको जहाँ पर यथासंभव संभव होता है, वो सभी गाड़ियां हमारे राज्य के यात्रियों के लिए मिलती हैं, क्योंकि उत्तराखंड आने वाले लोग पूरे देश भर से आते हैं। बहुत बड़ी संख्या में हमारे सेना के विभिन्न स्थानों पर जाने वाले हमारे सैनिक भी यात्रा करते हैं। अभी पिछले दिनों हमने नांदेड़ साहब, जो कि एक बड़ा सिखों का हमारा धार्मिक स्थल है, उस स्थान के लिए हमने रेल मंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया था कि वो सीमांत क्षेत्र जो रीठा साहब का है, नानकमता साहब का है, उस तराई से एक ट्रेन नांदेड़ साहब के लिए चलनी चाहिए। तो मैं प्रधानमंत्री जी का और रेल मंत्री जी का मैं हार्दिक रूप से आभार व्यक्त करता हूं उत्तराखंड की जनता की तरफ से कि नांदेड़ साहब के लिए भी ट्रेन चालू हो गई है। ऐसी अन्य ट्रेनें भी अन्य स्थानों के लिए चलाई जा रही हैं। इसके साथ ही आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस वर्ष उत्तराखंड को रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए रिकॉर्ड 4,769 करोड़ का रेल बजट आवंटित किया गया है। इतना ही नहीं, आज प्रदेश में लगभग 39,491 करोड़ से अधिक की रेलवे परियोजनाओं पर कार्य प्रगति पर है, तेजी से उन पर कार्य चल रहा है। और यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो उत्तराखंड से विशेष लगाव है, उसका स्पष्ट प्रतीक है। इसके लिए मैं उत्तराखंड की समस्त जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, रेल मंत्री जी का धन्यवाद देता हूं। हमारे बीच मेरे जी भी उपस्थित हैं, एक बार जरूर पहले से उनका स्वागत। अपने स्थान पर खड़े हो जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुआंवाला पहुंचे, जहां उन्होंने युवा अग्निवीर संवाद कार्यक्रम में युवाओं से सीधा संवाद किया। इस दौरान सीएम ने युवाओं के सवालों का जवाब देते हुए अग्निवीर योजना, रोजगार, सेना में अवसर और युवा सशक्तिकरण से जुड़े विषयों पर अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम का आयोजन यूथ फाउंडेशन के संस्थापक कर्नल अजय कोठियाल के नेतृत्व में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में मौजूद युवाओं और पूर्व सैनिकों ने इस ऐतिहासिक संवाद में भाग लेकर सीएम से सीधे सवाल पूछे और मार्गदर्शन प्राप्त किया। हमारा राज्य देवभूमि उत्तराखंड देवभूमि के साथ साथ वीरभूमि भी है, और बड़ी संख्या में, चाहे पहला विश्व युद्ध हो, दूसरा विश्व युद्ध हो, या देश के आज़ादी के बाद जितने भी युद्ध हुए हों, जितने ऑपरेशन हुए हों, भारत की सेना ने बड़ा पराक्रम दिखाया। हमारी सेना हमेशा शौर्य, बलिदान, इसमें हमेशा बढ़ चढ़कर भाग लिया, और उसमें उत्तराखंड के जो हमारे वीर थे, उनका बहुत बड़ा योगदान है। अब अग्निवीर योजना आई, अग्निवीर योजना में बड़ी संख्या में हमारे राज्य के युवा जा रहे हैं, और सच में वो अग्निवीर जब लौटकर आएंगे तो उनको कहीं भटकना न पड़े, परेशान न होना पड़े। इसके लिए हमने पहले से ही जो है आरक्षण का प्रावधान यहाँ पर राज्य सरकार की तरफ से कर दिया है, और हम प्रयास करेंगे कि अग्निवीर यहाँ सरकारी सेवाओं के साथ साथ स्वरोजगार को भी अपनाएं। आने के बाद अपने स्वरोजगार के साथ साथ दूसरे लोगों को भी रोजगार देने का काम उनके माध्यम से हो। जैसा अभी जनरल गुलाब सिंह रावत जी ने कहा कि वो केवल रोजगार खोजने वाले न बने, बल्कि आने वाले समय में वो रोजगार देने वाले बने। उसमें हमारी सरकार यहाँ पर एक समर्पित रूप से अग्निवीरों को एक समर्पित सेल बनाएगी, और उसमें उन्हीं अग्निवीरों को जो है जिम्मेदारी भी दी जाएगी। और हमारे साथ इतने सारे लोग, हमारे कर्नल कोठियाल जी लगातार जहाँ यूथ फाउंडेशन के माध्यम से सब युवाओं को हमेशा प्रेरित करते हैं, प्रशिक्षण करते हैं, शिक्षण करते हैं, तो इन सब की सेवाएँ भी उसमें हम लोग लेंगे, तो उनको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। सब, और जो होम स्टे इत्यादि हमारे चलते हैं, हमारी अन्य योजनाएं चलती हैं सीमांत क्षेत्र में, उसमें हम अपने अग्निवीरों को और पूर्व सैनिकों को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि इस राज्य का बहुत बड़ा योगदान देश की सेना के लिए है।
उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ ने बीजेपी सरकार के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार लगातार नकल विरोधी कानून की सफलता का दावा करती है, लेकिन इसके बावजूद देश भर में पेपर लीक की घटनाएं थम नहीं रही। उन्होंने कहा कि यदि कानून प्रभावी होता तो छात्रों का भविष्य बार बार संकट में नहीं पड़ता। बेहड़ ने कहा कि अब केंद्र सरकार को भी प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के लिए सेना की मदद लेने की बात करनी पड़ रही है, जो व्यवस्था की विफलता को दर्शाता है। उनके मुताबिक पेपर लीक की घटनाएं बताती है कि केवल कानून बनाना पर्याप्त नहीं, बल्कि इसे प्रभावी ढंग से लागू करना भी जरूरी है। नकल विरोधी कानून का असर कहाँ दिख रहा है? कहाँ दिख रहा है आप बताइए? फिर भी हो रहे हैं पेपर लीक। भारत सरकार नहीं रोक पा रही है। अब वो कह रहे हैं कि हवाई जहाज से पेपर लाए जाएंगे। मतलब इतना तंत्र कमजोर है, सेना की मदद ली जाएगी। शर्म आनी चाहिए केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री जी को, कि अब केंद्र कह रहे हैं कि हवाई जहाज से लाए जाएंगे पेपर, और पेपर को लीक नहीं होने दिया, सेना की मदद ली जाएगी। इतना देश हमारा कमजोर हो गया कि पेपर को लाने के लिए भी सेना का और हवाई जहाज का उपयोग किया जाएगा। इससे अच्छा तो गद्दी छोड़ देनी चाहिए। उनको बने रहने का कोई अधिकार नहीं। जो छात्रों के भविष्य का रख सकते उनको। देहरादून में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के प्रस्तावित छात्रों की गूंज कार्यक्रम से पहले एक दर्दनाक हादसा हो गया। कार्यक्रम स्थल पर तैयारियों के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता अमर मेहता के सर पर लोहे की रॉड गिर गई, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। इस घटना से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में शोक की लहर दौड़ गई। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल बिष्ट ने अमर मेहता को पार्टी का समर्पित और जमीनी कार्यकर्ता बताते हुए गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने उनके अंतिम संस्कार में शामिल होकर श्रद्धांजलि अर्पित की है। साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी इस दुख की घड़ी में शोक संतप्त परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है। देखिए, जिस तरीके से कल रात रॉड गिरने से कांग्रेस के एक बहुत ही निष्ठावान, कर्मठ और जमीनी कार्यकर्ता अमर मेहता जी की मौत हुई है, उससे पूरा कांग्रेस परिवार दुखी है, आहत है, शोक संतप्त है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना है, क्योंकि अमर मेहता जी कांग्रेस के जमीनी नेता थे और सच्चे अर्थों में वो निष्ठावान कार्यकर्ता थे। हर कार्यक्रम में वो बढ़ चढ़ करके भाग लेते थे। इसी उत्साह में वो उस ग्राउंड में पहुंचे जहां पर राहुल गांधी जी का आज कार्यक्रम होना है। दुर्भाग्य से एक रॉड उनके ऊपर गिरी और उनके सिर पर गंभीर चोट आई। कांग्रेस पार्टी ने भरसक प्रयास किया कि उनको उचित समय पर चिकित्सीय सुविधा मिले। निकट के अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया, लेकिन वहां पर डॉक्टरों ने जो है भरसक प्रयासों के बाद भी उनकी जान को नहीं बचाया जा सका। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और हम शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं। अभी मैं उनके अंतिम संस्कार से ही लौट रहा हूँ। हमारे कांग्रेस पार्टी के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष गणेश गुडियाल जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष करण महाराज जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष हमारे प्रीतम सिंह जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री गुरदीप सिंह सप्पल जी सहित सभी वरिष्ठ नेता वहां पर मौजूद थे और सभी दुखी हैं। हम शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं और आदरणीय राहुल गांधी जी भी इस दुख की घड़ी में शोक संतप्त परिजनों के साथ। 30 जुलाई से शुरू होने वाली आगामी कांवड़ मेले की तैयारियों को लेकर कई राज्यों के आला अधिकारियों ने चिंतन किया। हरिद्वार के मेला नियंत्रण भवन में उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में यूपी, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, राजस्थान समेत कई राज्यों के अधिकारियों ने बैठक की। बैठक में कांवड़ मेले के समय आपसी समन्वय पर जोर दिया गया। इस दौरान कांवड़ियों की भीड़, उनके रूट और सुरक्षा को लेकर भी मंथन किया गया। बीते सालों में कांवड़ मेले में बड़ी कांवड़ियों की संख्या के चलते कांवड़ मेले के दौरान भीड़ प्रबंधन को लेकर चर्चा की गई। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने कहा कि कांवड़ मेला हमेशा चुनौती भरा होता है और हरिद्वार इसका केंद्र होने के कारण सबसे ज्यादा यही फोकस होता है, लिहाजा सभी राज्य आपसी सहयोग में सकुशल संपन्न करेंगे। जो कांवड़ मेला है श्रावण मास का, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेला है इधर नॉर्थ इंडिया का, जिसमें कि हरिद्वार एक केंद्र बिंदु होता है और इसमें आसपास के पूरे क्षेत्रों से लोग यहाँ आते हैं। तो इसीलिए इन सभी हमारे जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स और बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं, उनके उच्च अधिकारियों के साथ एक समन्वय बैठक थी और जिसमें सभी बिंदुओं पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई
विशेषकर कैसे समन्वय बनाया जाए, कैसे जो श्रद्धालु आते हैं उनकी सुरक्षित उस सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कैसे इंश्योर किया जाए बिना किसी अनहोनी के वो अपने ऑब्जेक्टिव में। नैनीताल नगर पालिका में दोपहिया वाहनों से 100 रुपये प्रवेश शुल्क वसूली के फैसले को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया, जहां पालिका बोर्ड के 8 सभासदों ने इस फैसले का विरोध करते हुए बोर्ड भंग करने की मांग उठाई। सभासदों का कहना है कि इस फैसले से नैनीताल की छवि देश भर में खराब हो रही है और इसे बिना उचित चर्चा के लागू किया गया। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश जोशी मोन्टू समेत कई सभासदों ने जिलाधिकारी और मंडलायुक्त से धारा 34 के तहत कार्रवाई कर बोर्ड भंग करने की मांग की। उन्होंने ये भी कहा कि जरूरत पड़ने पर वे हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष सरस्वती खेतवाल ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि प्रवेश शुल्क का निर्णय बोर्ड की बैठक में पारित हुआ था और इसके लिए राज्य सरकार का गजट नोटिफिकेशन भी जारी है। जो टेंडर हुआ है उसमें आरोप लगाने की बात ही नहीं है। उसमें विधिक राय ली गई, उसके बाद प्रशासन से संपर्क साधा गया, प्रशासन ने प्रोटेक्शन दिया, उसके बाद वो टेंडर हुआ है। अनुबंध ये कहता है कि आप टैक्सी बाइक से लो, लेकिन अनुबंध में भी ये नहीं है कि लोकल से लिया जाएगा। अनुबंध में ये है कि लोकल से नहीं लिया जाएगा। गजट नोटिफिकेशन हुआ है इसमें और स्टेट सरकार ने हमको उसका क्या कहते हैं गजट किया है और उसमें उनकी मोहर है। इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि मतलब लिया जाता है नहीं लिया जाता। अगर सरकार दे रही है, हमको गजट दे रही है, तो इसका मतलब सरकार की भी मंशा है लें करके। हमारा जो विरोध है वो शर्तों को लेकर है और 21 महीने को लेकर है, जो बिना बोर्ड के अनुमति के माननीय अध्यक्ष द्वारा और माननीय हमारे अधिकारी द्वारा किया गया। धरने में हम इसीलिए बैठे थे कि ये जो भी इनके द्वारा टेंडर निकाला गया है कि बोर्ड मीटिंग में आए और बोर्ड मीटिंग में इसे थोड़ा सरल करा जाए। और ये जो बाइकों वाला है, ये बाइकों वाला भी था कि बोर्ड मीटिंग के माध्यम से हम ये जो हटाना है इसको, बाइकों वाला जो अतिरिक्त भार हमने बाइकों के माध्यम से जो बाइकों के ऊपर लगाया था वो हटाने के लिए बोर्ड मीटिंग का बार बार इनसे आश्वासन किया गया था, लेकिन उनके द्वारा बोर्ड मीटिंग की ही नहीं। हमारा जब ये धरना प्रदर्शन हुआ था, लिखित तौर पर उनके द्वारा 23 तारीख को हमें आश्वासन लिखित रूप से दिया गया था कि ये पोस्टपोन किया जाता है बोर्ड बैठक तक। आखिर ऐसा क्या रहा कि बोर्ड बैठक से पहले उनके द्वारा टेंडर खोल दिया गया। ये हमारी सभासदों की या बोर्ड की, देखिए क्या नाम कहते हैं, सभासदों या बोर्ड की वो नहीं है, ये लोकतंत्र की हार है। मसूरी नगर पालिका परिषद की बोर्ड बैठक में शहर के एकमात्र म्यूनिसिपल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के प्रांतीयकरण का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। अब ये प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा, जिसके बाद प्रांतीयकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि कॉलेज में मसूरी समेत दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों के छात्र छात्राएं शिक्षा प्राप्त करते हैं। प्रांतीयकरण से शिक्षकों की कमी दूर होगी, नए विषय शुरू किए जा सकेंगे और छात्रों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं मिलेंगी। वहीं सभासद पवन थलवाल ने कहा कि बोर्ड ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है। उन्होंने शहर में बंद पड़ी गोल्फ कार्ट सेवा और शटल सेवा पर हुए करोड़ों रुपए के खर्च को लेकर भी सवाल उठाते हुए इसकी जवाबदेही तय करने की मांग की। प्रांतीयकरण तो एक बहुत अच्छी पहल है और सकारात्मक पहल है, क्योंकि कॉलेज का प्रांतीयकरण, क्योंकि कॉलेज में तरह तरह की भ्रांतियाँ हैं, नगर पालिका ये नहीं कर रहा वो नहीं कर रहा, तो कम से कम कॉलेज का जब प्रांतीयकरण होगा तो सही रूप से सुचारू रूप से कॉलेज चल पाएगा। इसमें जो राजनीति कॉलेज में जो एक राजनीति का अखाड़ा बन गया, ये बंद हो जाएगा। देखिए गोल्फ कार्ट जो है प्रशासक के टाइम पे खरीदी गई थी और ये अब ये कह रहे कि गोल्फ कार्ट का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा। भाई अगर इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन नहीं होना था तो प्रशासक ने खरीदते तो फिर ये चीज़ क्यों नहीं खरीदी? जब आदमी कोई चीज़ खरीदने जाता है उसकी पूरी रूपरेखा तय करता है तब जाके खरीदता है। अब अगर हम गोल्फ कार्ट को बंद कर दें तो ये तो जनता के पैसे का सरासर दुरुपयोग हो जाएगा। मैं काफ़ी लंबे टाइम से देख रही हूँ उस कॉलेज की में जिस तरीके की राजनीति चलती है। जो भी बोर्ड आता है वो अपने हिसाब से उस कॉलेज को चलाने की कोशिश करता है। वहाँ के जो जितने भी टीचर्स हैं उनकी भी राजनीति मैंने देखी है और मैंने देखा है कि वहाँ जिस तरीके से बच्चों की संख्या कम हो रही है, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि वो कॉलेज एक पढ़ाई का अड्डा नहीं बल्कि एक राजनीति का अड्डा बन चुका है। और मुझे लगता है कि वो मसूरी में एमपीजी कॉलेज एक महत्वपूर्ण जगह पे बना हुआ है, क्योंकि सिर्फ मसूरी ही नहीं उसके आसपास का जो एरिया है वो भी उस कॉलेज पे डिपेंड है।
इसलिए हम लोगों का एक मानना था कि अगर इसका प्रांतीयकरण हो जाएगा, समय समय पे टीचर्स के ट्रांसफ़र भी होंगे और जो लोकल जो राजनीति रहती है कॉलेज के अंदर, वो राजनीति भी नहीं होगी। शासन अगर इसको चलाएगा तो मुझे लगता है कि वहाँ की व्यवस्थाएं और बेहतर हो सकती है। दिनेशपुर ऑडिटोरियम में राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखंड के 2 दिवसीय प्रांतीय द्विवार्षिक अधिवेशन का शुभारंभ क्षेत्र विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान उन्होंने शिक्षकों को राष्ट्र निर्माण की सबसे मजबूत नींव बताते हुए शिक्षा व्यवस्था को और सशक्त बनाने का आह्वान किया। इस दौरान विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि शिक्षक हमारे समाज और राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। प्रदेश सरकार शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। इस तरह के अधिवेशन से शिक्षकों के सुझाव मिलते हैं जिनके आधार पर शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा सकता है। सरकार शिक्षकों की जायज समस्याओं के समाधान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। माननीय भूतपूर्व विधायक आदरणीय श्री अरविंद पांडे जी जो हमारी व्यवस्था की गई है कि जितने भी हमारे राजकीय शिक्षक संघ के हमारे अध्यापक साथी हैं सभी वोटर होंगे। तो हमारे 13 जनपदों में ही ये कार्यक्रम 2 दिवसीय कार्यक्रम है। 13 जनपद में हमारे सारे अध्यापक वोटिंग करेंगे और इसमें जो 5 पद हैं उस पर मतलब चुनाव होगा। तो ये एक नए राजकीय शिक्षक संघ के लिए एक नई दिशा के रूप में है कि पहले डेलीगेट्स की तरफ से चुनाव होता था तो लगता था कि भाई हम सभी लोग अपने पसंद का कैंडिडेट चुनने में कहीं ना कहीं हमें परेशानी होती थी, लेकिन इस बार हर अध्यापक अपनी पसंद का कैंडिडेट अपना पदाधिकारी चुनेगा। तो निश्चित तौर से इसमें एक नई दिशा मिलेगी। शिक्षकों का अपने एक संगठन होते हैं। मैं इस अधिवेशन की इनको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और शिक्षक हमारे समाज का आईना होता है, दर्पण होता है। इनके द्वारा शिक्षित किए हुए बच्चे ही देश के निर्माता बनते हैं, देश के भाग्य विधाता बनते हैं। तो ऐसे आज अधिवेशन में मैं आया हूँ, मेरा सौभाग्य है। मैं प्रांतीय जो हमारे पदाधिकारी हैं शिक्षक संघ के, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ और जो उनका उद्देश्य है वह उद्देश्य उनका पूर्ण हो। मैं शुभकामनाएं। कोतवाली मंगलौर परिसर में आगामी कावड़ मेला 2026 को सकुशल संपन्न कराने के उद्देश्य से थाना कोतवाली मंगल और क्षेत्र में पड़ने वाले समस्त होटल, ढाबे, फैक्ट्री मालिक और अन्य प्रतिष्ठान के स्वामियों की गोष्ठी ली गई। गोष्ठी में कावड़ मेला के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, जहां सभी प्रतिष्ठान स्वामियों को अपने प्रतिष्ठान में कार्य करने वाले व्यक्तियों का सत्यापन करना, रेट लिस्ट लगाना, शुद्ध शाकाहारी भोजन परोसने आदि उनके बिंदु पर चर्चा की गई। इसके साथ ही सभी की तरफ से कांवड़ मेला में पुलिस का सहयोग करने का आश्वासन दिया गया। साथ ही सबको हिदायत दी गई कि यदि किसी की ओर से निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।